बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम चैप्टर 11 के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। आप जानते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में क्या फ़र्क है। थर्मो का वर्ड है फ्रॉम हीट, तो केमिकल चेंजेस होते हुए जब हम हीट चेंजेस की बात करते हैं, हीट टू द सिस्टम या हीट आउट ऑफ द सिस्टम। अब अगर हीट फ्लो हो रही है टू द सिस्टम तो इस फ्लो को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में हम विद रिस्पेक्ट टू केमिकल चेंज बात करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स में हम केमिकल चेंज की, जैसे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है वहां पर हम केमिकल चेंज की बात नहीं करते, सिर्फ हम हीट फ्लो टू द सिस्टम एंड आउट ऑफ द सिस्टम डिस्कशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट ले लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जस्टिफाई करें स्टेटमेंट को। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन रिपीट करता चलूं कि सिस्टम और सराउंडिंग्स में जो एनर्जी होगी वो ओवरऑल सेम होगी, चाहे वो टू द सिस्टम फ्लो करे या आउट ऑफ द सिस्टम फ्लो करे, लेकिन एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमने चैप्टर में डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग के अंडर, जिसमें हमने ये बात की थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑन कर लेते हैं हम, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, या अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जैसे गाड़ियों के इंजन में पेट्रोल की बर्निंग है, पेट्रोल की बर्निंग, पेट्रोल जो है उसमें से केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में या हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी फाइनली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और गाड़ियां जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उससे ट्रांसपोर्ट होती है। इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तनाजुर में देखें तो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास क्या होगी, चेंज उसमें से जीरो होगा, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के आयोनिक रिएक्शंस आर फास्टर। जस्टिफाई करें स्टेटमेंट को। अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन या ये टॉपिक हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था, वहां पर हमने बात की थी कि आयोनिक रिएक्शंस आर फास्टर देन दैट ऑफ द कोवेलेंट सब्सटेंसेस। नंबर 1, केमिकल चेंज होने के लिए स्टूडेंट्स ये याद रखें कि पुराने बॉन्ड्स खत्म होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब अगर आयोनिक रिएक्शंस को हम देखें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड हैं, ये आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, इनमें सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन है, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव मौजूद हैं रिस्पेक्टिव आयंस पर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जब सोल्यूशन में होंगे तो सिल्वर क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन ये याद रखें कि आयोनिक रिएक्शंस में जो आयंस होंगे वो किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे नाइट्रेट आयन को सोडियम किसी भी डायरेक्शन से, तकरीबन अगर हम जनरली देखें राइट लेफ्ट फ्रंट बैक एंड टॉप एंड बॉटम, तकरीबन 6 डायरेक्शंस बनते हैं, या इन दो राइट और लेफ्ट के दरमियानी पोर्शन में भी पॉजिटिव आयन नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। सेकंड रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जो बॉन्डिंग खत्म होगी वो यहां पर तो हमारे पास ऑलरेडी आयंस बने हुए हैं, तो ये आयंस जैसे जैसे कांटेक्ट में आते जाएंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम इसके साथ कोवेलेंट रिएक्शंस को कंसिडर कर लें तो CH4 ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। अब याद रखें स्टूडेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड खत्म होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड खत्म होगा, तब जाकर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। और कोवेलेंट रिएक्शंस जब होंगे तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, तो कोवेलेंट रिएक्शंस में बॉन्ड्स पहले खत्म होंगे और उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए आयोनिक रिएक्शंस आर फास्टर देन दोज ऑफ कोवेलेंट रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि वर्क डन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, एक्सप्लेन करें। हमने चैप्टर में डिस्कशन की थी स्टूडेंट्स कि व्हाट इज वर्क डन।
डेल्टा ई दोनों केसेस में। अब अगर आप देखते हैं अपनी किताब में तो वहां पर ये इक्वेशन लिखा गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स वर्क डन को पॉजिटिव और नेगेटिव में शो किया गया है। अब हम यहां पर कहते हैं कि वर्क डन या तो सिस्टम पर हुआ होगा या सिस्टम ने सराउंडिंग्स पर किया हुआ होगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जैसे अगर हम कहते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, अब सिस्टम ने सराउंडिंग्स के अगेंस्ट वर्क किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और इसलिए नेगेटिव की वैल्यू आ रही है कि वर्क डन इज बाय द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम है, सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये इक्वेशंस आपकी किताब में मौजूद है, डिटेल ऑलरेडी डिस्कस की गई है चैप्टर में, यहां पर जस्ट आपको आइडिया दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हीट ऑफ कंबस्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर CH4 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जस्ट आप लोगों को आइडिया दिया जा रहा है स्टूडेंट्स यहां पर। अब अगर हम देखते हैं, पहले CH4 मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स खत्म होंगे, ऑक्सीजन के बॉन्ड खत्म होंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, पहले ये खत्म होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, ये खत्म होगा। अब ये प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स, दिस इज एंडोथर्मिक, यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब जब ये एनर्जी इनको मिल जाती है, हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इनको मिल जाती है, जिस पर ये बॉन्ड टूटेंगे। उसके बाद जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट्स की केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो अब स्टूडेंट्स यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बनते हुए एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब अगर हम टोटली एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स और टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी जो थी वो ज्यादा है रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी से। अब जो डिफरेंस आएगा, यहां पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कंबस्शन प्रोसेस में लाइट के साथ साथ थर्मल एनर्जी भी रिलीज होती है, लेकिन थर्मल एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होगा। एज एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जब हम सुई गैस की बर्निंग करते हैं तो उससे तो लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके साथ साथ थर्मल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर है। ये तकरीबन अगर आप अपना चैप्टर देखें तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन में ही ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन व्हाइल हीट इज नॉट। स्टूडेंट्स, एंथैल्पी हम कहते हैं कि इट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट फंक्शन या स्टेट फंक्शन से पहले हम स्टेट को डिफाइन करें तो स्टेट का डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स कि इसको हम इन टर्म्स ऑफ किसी भी सिस्टम को हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जब की वजाहत हम करें तो उसको हम स्टेट कहते हैं। अब स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन वो है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंडेंट हो, ना कि पाथ फॉलोड के जो चेंज हम लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इंटरनल एनर्जी के लिए ये इक्वेशन है, एंथैल्पी के लिए, सॉरी स्टूडेंट्स, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब यहां पर अगर हम देखते हैं चेंज लेकर आते हैं इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में जब हम चेंज लेकर आएंगे, सपोज हमने किसी गैसेस मिक्सचर का वॉल्यूम एक्सपेंड किया। अब हम वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? या तो प्रेशर रिलीज करवाओ या उसको एनर्जी दे दो। अब अगर हम एनर्जी दे देते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, किसी और इलेक्ट्रिकल करंट से हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो भी सोर्स हो, लेकिन हमें चेंज चाहिए, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स चाहिए। हमें इससे कोई काम नहीं है कि ये चेंज हम कैसे लेकर आए हैं, तो इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हीट जो है अब ये सोर्स पर डिपेंडेंट है कि हीट कैसे प्रोवाइड किया गया है, तो इसलिए हीट फाइनल और इनिशियल स्टेट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। हीट इज पाथ फॉलोड, पाथ फॉलो पर वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे उसमें चेंज आ गया है। इसकी स्टेट फंक्शन और स्टेट की वजाहत चैप्टर में आपके साथ की गई है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि डेल्टा एच जो है
this is enthalpy change students in for solids and liquids becomes equal to change in internal energy. इसकी वजाहत करें. क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर हम कांस्टेंट रखें या अगर हम सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज लेकर आए तो वो बराबर होगा एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम. या क्वेश्चन को रिवर्स कर लें, एंथैल्पी में जो चेंज आएगा सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा. मैथमेटिकली प्रूव करना है हमने. स्टूडेंट्स इक्वेशन आपके सामने है. H एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क. चेंज जब आएगा स्टूडेंट्स इसमें डेल इज यूज्ड फॉर द चेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V. क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पर, या अगर हम देखते हैं कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है तो फर्स्ट केस में ये हो जाएगा P डेल V और सेकंड केस में हो जाएगा V डेल P. लेकिन यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रेशर तो होगा लेकिन लिक्विड और सॉलिड के लिए हम बात कर रहे हैं. तो आपको पता है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता लिक्विड्स पर और सॉलिड्स पर, या अगर लिक्विड्स पर है तो वो इंतहाई स्मॉल चेंज है जिनको हम निगलेक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास डेल्टा वी का फैक्टर जो होगा दिस इज इक्वल टू 0. तो जब दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें एक फैक्टर 0 हो, जैसे इस केस में P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो फिर P मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. तो ये वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम इंसर्ट कर लेंगे डेल्टा H इज नाउ इक्वल टू डेल्टा E. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर था और इसकी वजाहत हो गई. इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, आइए बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज ऑलवेज द सेम वैल्यू. क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंजेस होंगी वो सारे एसिड्स और बेसिस के लिए वो वैल्यू सेम होगी. क्यों? क्वेश्चन ये है. न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं और एसिड की एसिडिटी बेस की बेसिसिटी खत्म हो और उससे न्यूट्रल प्रोडक्ट वाटर बने. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ये. अब इस दौरान जो एनर्जी चेंजेस आएंगी, एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो कंप्लीट आयोनाइज हो. स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो प्रोटॉन डोनेट करेगा. स्ट्रॉन्ग बेस जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जितनी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस हो वो सारे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन करेंगे. तो जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, प्रोडक्ट हमारे पास न्यूट्रल प्रोडक्ट वाटर बनेगा. तो उस दौरान -57.4 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी. माइनस का फैक्टर इज यूज्ड फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे एसिड्स हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की प्रोडक्शन करते हैं. दैट इज व्हाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल द बेसिस एंड एसिड्स इज सेम. क्वेश्चन का आंसर यही था. चैप्टर में डिटेल है. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस की टॉपिक में हमने ये डिस्कशन की थी. और इसी सेक्शन का जो नेक्स्ट पोर्शन है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए ये शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे, 7 पार्ट्स थे. अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम, व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम, व्हाट आर स्टेट फंक्शंस, ये पूछा गया है. इसकी वजाहत तकरीबन कुछ देर पहले मैंने की, मैं रिपीट करता चलूं कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड कंपोजिशन. किसी भी सिस्टम को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी कंपोजिशन की बेस पर करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बेस पर, प्रेशर पर और टेम्परेचर पर. इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम. अब स्टेट फंक्शन इज डिटरमिन्ड बाय स्टेट ऑफ अ सिस्टम. स्टेट ऑफ अ सिस्टम बताएगा हमें कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स कौन से हैं, चेंजेस आए हैं, कैसे आए हैं, पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है. ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस की गई है स्टेट फंक्शंस और स्टेट ऑफ अ सिस्टम की टॉपिक के अंडर. ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर्स देख लें, बुक रीड कर लें, इंशाल्लाह आपको ये
क्वेश्चन जो होगा ये क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को एक्सप्लेन करें, स्टेटमेंट लिखें उसका, और फिर बता दें कि ये लॉ जो है ये कंसीक्वेंस है, रिजल्ट है, या कंक्लूड किया गया है किससे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है फर्स्ट हेस लॉ में कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज सेम आइदर रिएक्शन टुक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप्स। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हमारे पास सिंगल स्टेप में होगा या उसके मल्टीपल स्टेप्स होंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी हों, उस सिंगल स्टेप में जो एनर्जी चेंज आई है वो चेंजेस उन सारे सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स को मिलाकर उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने बात की थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो सिस्टम और सराउंडिंग की क्या होगी? सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये इसका रिजल्ट है। ये हेस लॉ जो है ये कंक्लूड या अखज की गई है ये लॉ किससे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स के बॉर्न हेबर साइकिल की वजाहत करें और उसकी हेल्प से लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसकी वजाहत करें। लेटेस्ट एनर्जी आप जानते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम 1 मोल ऑफ इट्स gaseous ions, sum of energy changes which occur in closed cycle from the same initial and final states is zero। बॉर्न हेबर साइकिल का स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास अगर हम सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की बात करें, उस दौरान जब कोई क्लोज्ड सिस्टम या कोई क्लोज्ड रिएक्शन होगा या प्रोसेस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, या साइक्लिक फॉर्म में एक प्रोसेस होगा, तो उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस आएंगी वो जीरो के बराबर होंगी। और इससे रिलेटेड किताब में पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या पोटाशियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि व्हाट इज हीट ऑफ अ रिएक्शन? हीट ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफर्स फ्रॉम हीट ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हीट ऑफ रिएक्शन की बात की गई है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा उस दौरान एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो, लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। स्टैंडर्ड स्टेट्स का मतलब है कि नेचुरली वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए स्टूडेंट्स, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, इस दौरान जो कंडीशंस आपको एक्सप्लेन की गई उस पर जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, किस वक्त? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसका आंसर बोर्ड नंबर 3 पे मौजूद है, ये देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का आंसर इस तरह होगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, और एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे मांगा गया है या पूछा गया है कि कैलकुलेट कर लें कि व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क टॉपिक डिस्कस किया गया है डिटेल के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर आप जाएं, लेक्चर सुने और इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कर लें, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन या ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन एक्सरसाइज का है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि बाय अप्लाइंग हेस लॉ आप सब्लिमेशन प्रोसेस आयोडीन के लिए कैलकुलेट कर लें, कि सब्लिमेशन प्रोसेस में जो एनर्जी चेंजेस आएंगी वो कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको हेस लॉ का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम कहते हैं कि जब कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा वेपर फेज में, लिक्विड स्टेट में जाएगा नहीं, वेपर फेज में जाएगा। अब क्यों वेपर फेज में जाएगा? इसलिए क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इतना हाई होगा। वेपर प्रेशर क्यों हाई होगा? बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयोडीन सॉलिड स्टेट से जंप करेगा डायरेक्ट वेपर फेज में, ना कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दिया गया है दैट इज हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं गैसियस फॉर्म में। उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस है दैट इज 51.8 किलो जूल्स पर मोल।
एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट ऑफ एनर्जी चेंजेस को पॉजिटिव में शो किया गया है। सेकंड केस में है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। अगर इक्वेशन नंबर 1 में आप देखते हैं स्टूडेंट्स, आयोडीन सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसियस है। सेकंड में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी -10.5 किलो जूल्स पर मोल। अब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स लिखेंगे, ठीक है, रिवर्स, ताकि आयोडीन जो रिएक्टेंट में गैसियस फॉर्म में है ये प्रोडक्ट में चला जाए गैसियस फॉर्म में। अब इक्वेशन सेकंड इस फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस की बात होगी और आयोडीन गैस की बात होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ऐड होंगे स्टूडेंट्स, तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा और जो हाइड्रोजन होगा ये कैंसिल हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कैंसिल हो जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कैंसिल हो जाएगा। रह जाएगा हमारे पास सिर्फ आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस में, और इनकी वैल्यूज को ऐड कर लें। जब ये रिएक्शन हम इन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट्स में और रिएक्टेंट्स को हम प्रोडक्ट्स में लेकर जा रहे हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव बन जाएंगी। अब यहां पर नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव बन जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपने खुद करना है। 51.8 को 10.5 के साथ ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर। किसके लिए? जब आयोडीन सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होगा गैस स्टेट में, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कैलकुलेट कर ले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की बात की गई है। आपको पता है एमोनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस एमोनिया। एक्वस फेज में ये जो मांगा गया है इसकी फॉर्मेशन एक्वस फेज में, मतलब वाटर में जब डिसॉल्व स्टेट में होगा। अब एमोनिया, इक्वेशन नंबर 1, एमोनिया गैस फेज में जब वाटर में डिसॉल्व होगा, आपकी किताब में एक्वस लिखा गया है, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास एमोनिया एक्वस फॉर्म में आएगा। उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी 35.16 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्या होगा, HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब HCl का सोल्यूशन होगा, उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस आ रही हैं दैट इज -72.141 किलो जूल्स पर मोल। और आखिर में जब एक्वस अमोनिया और एक्वस HCl रिएक्शन कर जाते हैं, एक्वस अमोनिया प्लस एक्वस HCl रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा एमोनियम क्लोराइड का एक्वस। अब इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, तो सिंपली इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लें, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा किसके लिए, एमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में फॉर्मेशन के लिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, आइए बोर्ड नंबर 1 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3 कि अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, किसी कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। अगर उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है उस पर, तो वो जब डिस्टेंस कवर कर लेता है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.01 मीटर। सेंटीमीटर यूनिट में वो 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। हमसे पूछा गया है अगर प्रेशर मौजूद हो, पास्कल्स यूनिट में दिया गया है प्रेशर स्टूडेंट्स 101325 पास्कल्स, एंड यू नो दैट दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप इसको मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में रिप्रेजेंट करेंगे 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के बराबर होगा ये प्रेशर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि कैलकुलेट द वर्क डन। अब आपको पता है कि इक्वेशन हम यूज करेंगे W इज इक्वल टू P डेल V। क्वेश्चन में हमारे पास डेल V का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहां पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू L इंटू L, मतलब लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे वॉल्यूम बनेगा, या जैसे लेंथ इंटू विड्थ, इसी की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स।
वॉल्यूम इन दिस केस इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के। तो स्टूडेंट्स एरिया का की जो वैल्यू है दैट इज 0.01, लेंथ की वैल्यू है 0.01। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, प्रेशर की वैल्यू ऐड कर लेंगे इस इक्वेशन में, मतलब तीनों वैल्यूज अब आपके पास आ गई हैं, तीनों को इस इक्वेशन में इंसर्ट कर ले, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है स्टूडेंट्स सेम है, तो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है स्टूडेंट्स कि जब इथेनॉल को हम ऑक्सीजन जो कि एक्सेस में है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, दिस इज कंबस्शन रिएक्शन इन फैक्ट, तो प्रोडक्ट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स कि इथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी कंबस्शन प्रोसेस के दौरान 1402.14 किलो जूल्स पर मोल। हमसे पूछा गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन 393.5 किलो जूल्स हो, वाटर की फॉर्मेशन -285.81 किलो जूल्स पर मोल हो, तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आंसर आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगा, इससे आप क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। अगर इस इक्वेशन को हम देखें जिसमें 1 मोल ऑफ इथेनॉल रिएक्शन करेगा 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ 3 मोल्स ऑफ वाटर। एनर्जी जो रिलीज होगी बोर्ड पर वैल्यू लिखी गई है। उस क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है या हमें बताया गया है इनफैक्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन -393.5 है 1 मोल के लिए, और इसी तरह हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द वाटर इज -285.81 किलो जूल्स पर मोल सिंगल मोल के लिए। हमसे पूछा गया है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल कैलकुलेट कर ले। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं, ऑक्सीजन है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर में, अब इस रिएक्शन को रिवर्स लिख लें। इस रिएक्शन को रिवर्स लिखने पर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स के 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड plus 3 moles of water reacts and the product is 1 mole of ethanol। ठीक है स्टूडेंट्स, इस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो पूछा गया है हमसे। अब आपको पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 393.5 किलो जूल्स पर मोल, लेकिन यहां पर कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू, इससे एक स्पेसिफिक आंसर आएगा आपके पास। और इसी तरह अगर आप देखते हैं 3 मोल्स ऑफ वाटर है तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए -285.81 किलो जूल पर मोल की वैल्यू आ रही है, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ये वाला हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास ये वैल्यू भी आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी आ गई है और फॉर्मेशन ऑफ वाटर की वैल्यू भी आ गई है। तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे हम। अब रिएक्शन यहां पर रिवर्स हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 है, नंबरिंग दे रहते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 को हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिवर्स किया है, जो कि इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। इक्वेशन नंबर 4 के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू पहले इक्वेशन नंबर 1 की केस में नेगेटिव थी, अब इक्वेशन नंबर 4 के लिए ये वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास +1402.14 किलो जूल्स पर मोल। अब स्टूडेंट्स इससे जो आंसर आ जाएगा वो नेगेटिव में वो वैल्यू होगी, फिर इसी तरह वाटर की केस में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगी वैल्यू। सिंपल नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लें, साइन उसके साथ नेगेटिव का लगेगा और फिर उससे जो आंसर आ जाता है वो आप इस वैल्यू के साथ ऐड कर लें, आपके पास -242 पॉइंट समथिंग
किलो जूल्स पर मोल का आंसर आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन दी गई है आपको स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं, किताब में मौजूद हैं। पहले एग्जाम्पल्स आप कैलकुलेट कर लें, सीखने की कोशिश करें, स्टेप्स को फॉलो करें, फिर उन्हीं स्टेप्स को आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 पर अप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल पोर्शन और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपने खुद सॉल्व करने हैं, आसान है, आप लोग इंशाल्लाह कर सकेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।